अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नोवेल। आज कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नोवेल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब मेरा चैनल, आल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। चल निकल हराफा औरत यहाँ से, और दोबारा इधर का रुख मत करना। मैं तुम्हें अपने बच्चों का हक नहीं खाने दूंगी, और ये अपने सौगात भी साथ ले जा। मिसबा ने पहले अपनी जेठानी खालदा को दरवाजे से बाहर धक्का दिया और फिर उसकी बेटी महक को, और दहाड़ से दरवाज़ा बंद करके दोनों हाथ यूं झाड़े जैसे कह रही हो कि खस कम जहाँ पाक। दोनों माँ बेटी गली में मुंह के बल गिरते गिरते बची। खालदा की आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। तौहीन और जिल्लत का एहसास था कि उसे जहन्नुम की आग की तरह जला रहा था। खालदा की एक चप्पल पाँव से निकलकर गली के बीचों बीच पड़ी थी और एक चप्पल उसके पाँव में थी। कड़ी कड़ी दोपहर में दोनों माँ बेटी बेयारो मददगार खड़ी थी। खालदा तो जैसे सोचने समझने की सलाहियत बंद कर दरवाजे के पीछे ही छोड़ आई थी। अम्मी, अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? महक रोते हुए आगे बढ़ी और माँ का बाजू हिलाकर पूछा। बड़ी बेबसी, बड़ी बेचारगी और खौफ था उसके लहजे में। महक के लम्स ने खालदा को पल में हकीकत की दुनिया में लापटका, जहाँ सिर्फ रोने से मसला हल नहीं होता। उसने अपने आंसू पहुँचे पोंछे दुपट्टा ठीक किया, आगे बढ़ी, गली के बीचों बीच पड़ी चप्पल को अपने पाँव में पहना और महक को अपने बाजुओं में हल्के से लेकर गली से निकलती चली गई। बड़ी सड़क पर पहुंचकर उसने हाथ के इशारे से एक रिक्शा रोका, उसे पता समझाया और महक को लेकर उसमें सवार हो गई। रिक्शा अपनी मंजिल की तरफ रवां हो गया और खालदा की आंखों से फिर आंसुओं की बरसात शुरू हो गई। अपने बहते हुए आंसुओं को छुपाने के लिए खालदा ने अपना चेहरा अपने दुपट्टे में छुपा लिया और अपनी बेटी महक को अपने साथ लगा कर बैठ गई। खालदा फजर की नमाज़ पढ़कर कुरान की तिलावत करती और फिर दोबारा सोने की बजाय घर के कामों में लग जाती। उसका शौहर रमीज़ और 12 साल की बेटी महक नमाज़ पढ़ के दोबारा सो जाते थे। उनके उठने से पहले खालदा घर के मुकम्मल सफाई से फारिग हो जाती थी। रमीज़ अपनी ड्यूटी पर और महक स्कूल चली जाती तो खालदा बावर्ची खाने समेटती और बाकी जो थोड़ा सा काम रहता वो करके फारिग हो जाती। उसका शौहर रमीश शुगर मिल्क में टेंशन था। ये घर में भी उन्हें उन्हें मिल की तरफ से शुगर मिल कॉलोनी में मिला था, जहाँ वो गुज़िश्ता 5 सालों से रह रहे थे। 2 बेड रूम्स, बावर्ची खाना और छोटे से सेहन पर मुश्तमिल एक छोटा सा क्वार्टर था, जिसे खालदा ने अपनी मेहनत सुगड़ पे और शौक से सजाया था। उसका घर शीशे की तरह चमकता था। इर्द गिर्द की औरतें खालदा के सलीके और रख खाओ की कायल थी। रमीज़ की तनख्वाह अच्छी थी, सो ज़िंदगी बड़ी सहल और सबक रो रही थी। रमीज़ का एक छोटा भाई मंजूर था, जो दूसरे शहर में काम करता था। वहाँ उसका अपना ज़ाती घर था। ये घर खरीदने में रमीज़ ने मंजूर की बड़ी मदद की थी। रमीज़ की 2 बहनें अपने कारोबार की थीं, अपने घर बार की थी। उनका भाई घर पका तो दोनों बहनों का हिस्सा देने के बाद उन दोनों भाइयों के हिस्से पर जो रकम आई वो इतनी नहीं थी कि वो दोनों अपना अपना ज़ाती घर खरीद लेते। मजदूर ने अपनी जमा पूंजी से सब इकट्ठी की तो भी 2.5 मरले का घर खरीदने के लिए रकम पूरी न कर हो सकी। ऐसे में रमीज़ ने खालदा से मशवरा के बाद अपने हिस्से की रकम को उधार देने का फैसला कर लिया। मंजूर, ये रख ले यार, घर खरीद ले, फिर मुझे वापस दे देना जब होंगे। खालदा और हमीद ने अपना हिस्सा मंजूर और उसकी बीवी मिसबा के सामने रखा तो मंजूर जैसे गड़बड़ा सा गया। ना भाई, तुम क्या करोगे अगर ये रकम मैंने ले ली तो? यार, अल्लाह मालिक है तो फ़िक्र न कर, बिस्मिल्लाह करके घर खरीद ले। मेरा क्या है, तुझे तो मालूम है, शुगर मिल में पक्की नौकरी है, घर भी मिला हुआ है। मुझे रहाइश का इतना मसला नहीं उससे है जितना इस वक़्त तुझे ज़रूरत है। अभी जब तक नौकरी है मैं वहीं रह लूँगा, बाद की बाद में देखेंगे। मंजूर और उसकी बीवी मिसबा रमीज़ के बहुत एहसानमंद थे। रमीज़ की दी हुई रकम मिलाकर वो घर खरीदने के काबिल हो गए। रमीज़ की नौकरी दूसरे शहर में थी। साल में 1-2 बार ही मुलाकात होती थी। मंजूर और मिसबा इन्हें बहुत इज्जत देते थे, महक से प्यार करते। खालदा ने भी कभी कभी किसी मामले में तंग दिली का मुजाहरा नहीं किया था। आती तो सबके लिए ही तोहफे तहाइफ लेकर आती। मिसबा भी उसकी बहुत इज्जत करती थी। खालदा ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी रिश्तों को निभाने में बड़ी समझदारी का मुजाहरा करती थी। खालदा और माशता 2 ही बहनें थीं।
ان کی بیوہ ماں نے انہیں بڑی مشقت سے پالا تھا اور پھر انہیں بیاہ کر وہ سکون سے آنکھیں موند گئی۔ میکے کے نام پر خالدہ کے پاس صرف ایک بہن ہی تھی جو خود قدرے غریب گھر میں بیاہی ہوئی تھی۔ خالدہ اس کا بھی خیال رکھتی تھی۔ وقت آگے بڑھا، مہک اب 9ویں جماعت میں آ چکی تھی۔ خالدہ کی قسمت پر جب رخش کرتے جو صرف اللہ جو صرف شکل و صورت کی ہی خوبصورت نہیں تھی بلکہ نصیبوں کی بھی دھنی تھی۔ ابھی تک سب لوگوں کا یہی خیال تھا، مگر وقت بڑی چالیں چلتا ہے اور کئی دعوے ملیاں میٹ کر دیتا ہے۔ ایسے ہی ساری زندگی گزر جاتی تو خالدہ سچ میں قسمت کی دھنی تھی، مگر اس کی قسمت نے پلٹا کھایا یا وقت نے اس ایسی کروٹ لی تھی کہ خالدہ اور مہک گھنی چھاؤں سے یکدم ایسی کڑی دھوپ میں آ گئی۔ رمیز حسب معمول کام پر گیا تھا اور ہارٹ اٹیک نے اسے اگلا سانس لینے کی مہلت نہ دی۔ جب اطلاع کا فون آیا تو مہک اسکول گئی ہوئی تھی اور خالدہ گھر میں اکیلی تھی۔ فون سن کر جیسے بے جان ہو گئی۔ کیسے کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ اور بڑبڑائی، کسی نے مذاق کیا ہوگا۔ وہ اب بھی خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کے ہمسائے جن کے شوہر رمیز کے ساتھ کام کرتے تھے روتی دھوتی اس کے پاس آ گئی کہ اکیلی عورت کیسے غم سہے گی۔ وہ خالدہ کو لٹے پٹے انداز میں شرمساری کے حالات میں بیٹھے دیکھ کر اس کی طرف بڑھی اور اس سے لپٹ گئی۔ وہ نہ جانے کیا کہنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کی بات مکمل ہی نہ ہوئی تھی۔ ہمسائے اس کے حالات دیکھ کر خود بھی پریشان ہو جاتی اور اسے تسلی دیتی۔ خالدہ حوصلہ کرو، جو اللہ کی رضا تھی وہ اسے حوصلہ دے رہی تھی، مگر وہ حوصلہ کہاں سے لاتی؟ اس کا حوصلہ دینے والا اسے یوں چھوڑ کر گیا تھا کہ وہ ابھی تک بے یقین تھی۔ ابھی وہ سہاگن تھی اور اب بال کھولے سر پر غم کی کالی چادر پہنے وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ لمحوں میں دنیا بدل گئی تھی، بلکہ خالدہ کے لیے دنیا لٹ گئی تھی۔ کوئی مہک کا اسکول سے واپس لے آیا۔ وہ آئی تو اپنے گھر میں لوگوں کا ہجوم اور باپ کی میت دیکھ کر ماں کے ساتھ چمٹ کر یوں خوفزدہ ہوئی کہ رونا بھول گئی۔ پھر کس نے رمیز کے بھائی اور بہنوں کو فون کیا، کون آیا کون گیا، خالدہ کو کچھ خبر نہ رہی۔ ایک احساس تھا خالی پن کا، تنہائی کا، بس سب کچھ چلے جانے کا۔ رمیز کی حیثیت خالدہ کی زندگی میں چکی کی کیل جیسی تھی، گویا جس کے ٹوٹ جانے سے چکی بس بھاری ساکن پتھروں کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اس کی زندگی بھی ساکن ہو گئی تھی، وہ بھی ساکن ایک کونے میں بیٹھی رہ گئی۔ خالدہ اس بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ وہ کہاں جائے گی؟ بہن کے گھر جو خود غربت کی چکی کے دو بانٹوں میں پس رہی تھی، نندے اپنے گھر بار والی، دیور کی اپنی ذمہ داریاں، خالدہ کو یہاں اکیلے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ رمیز کے سب بہن بھائیوں کی مشاورت، رمیز کی بہنیں بھاؤج اور بھتیجے کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی کہ بھری پڑی سسرالوں میں رہتی تھی۔ ایسے میں منظور آگے بڑھا اور خالدہ اور مہک کے سر پر اپنا دستِ شفقت رکھا۔ اس کی بیوی مصباح وہیں موجود تھی، جس نے نظروں میں منظور کو اس ذمہ داری سے دور رہنے کا مشورہ دیا، مگر منظور اس کی طرف متوجہ ہی کب تھا؟ اسے تو اپنے بہن بھائی کا غم آدھا کر گیا تھا۔ صورتحال ایسی تھی کہ فی الوقت مصباح زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، سو اس وقت خاموش ہو رہی۔ شوگر مل کی ضروری کارروائی نمٹانے کے بعد منظور ان ماں بیٹی کو اپنے گھر لے آیا۔ 2.5 مرلے کا چھوٹا سا گھر، جہاں منظور اور مصباح اپنے دونوں بچوں کے ساتھ رہائش پذیر تھے، وہاں خالدہ اور مہک کی صورت میں 2 اور نفوس کا اضافہ ہو گیا تھا۔ آپ کو کچھ تو سوچنا چاہیے تھا، ان کی ذمہ داری اٹھاتے ہوئے رات کو مصباح نے منظور سے سرگوشیوں میں بات کرتے ہوئے کہا۔ تو کیا کرتا، اکیلا چھوڑ دوں ان کو؟ میرے بھائی کا خاندان ہے۔ منظور کا لہجہ بھاگا سا گیا، مگر مصباح کچھ کہنے کی کوشش میں تھی۔ بس اب خاموش ہو جاؤ، اللہ مالک ہے۔ پہلے خالدہ بھابھی کی عدت کو تو پوری ہونے دو، پھر دیکھتے ہیں۔ جہاں ہم رہ رہے ہیں وہیں یہ لوگ بھی رہ لیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ منظور نے دو ٹوک انداز اختیار کیا تو مصباح خاموش ہو گئی، مگر اس فیصلے سے بالکل خوش نہ تھی۔ رمیز کے جانے کے بعد جیسے نیند خالدہ سے روٹ گئی تھی، وہ رمیز کی یاد میں جو گن بن کر ارد گرد کو فراموش کر گئی کہ اسے بدلتے حالات اور رویے محسوس تک نہ ہوئے۔ عدت کا عرصہ مصباح نے بظاہر خالدہ کی ہمدرد بن کر گزارا۔ مہر کا اسکول میں داخلہ کروایا، شوگر مل سے ملنے والے واجبات منظور نے خالدہ کے نام سے بینک میں جمع کروا دیے، جو بہرحال اتنے نہیں تھے کہ ان کے سہارے زندگی گزار سکے۔ مصباح کم ظرف تھی، تھوڑے دل کی تھی، جو رمیز اور خالدہ کی اس نیکی کو بھی بھول گئی جو گھر لینے کے معاملے میں ان لوگوں نے کی تھی۔ اسے یاد رہا تو بس اتنا کہ خالدہ اور مہک اس گھر میں اب ان کی ذمہ داری بن کر رہ رہی ہیں، اور یہ بات اس سے برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ کتنی مہنگائی ہے! آپ نے تو نیا تلا خرچ
میرے ہاتھ پر رکھ کر فارغ ہو جاتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ وہ کیسے دانتوں سے پکڑ کر خرچ کرنا پڑتا ہے۔ ہر مہینے خرچ کی رقم پکڑتے ہوئے پہلے مصباح ڈھکے چھپے شکوہ کرتی ہے، پھر اونچی آواز میں اب خالدہ اور مہک کے سامنے علی اعلان کرتی تھی، پہلے تو تم نے کبھی شکوہ نہیں کیا تھا۔ منظور نے اسے گھورا۔ پہلے افراد کم تھے۔ منظور کے گھورنے کے باوجود مصباح نے ہر لحاظ بلائے طاق کر رکھ دیا۔ کیا ہو گیا ہے مصباح؟ ان دو بیچاروں کا خرچ ہی کتنا ہے؟ 2 وقت کی روٹی اور سر چھپانے کے ٹھکانے کے علاوہ ہم انہیں دے کیا کیا دے رہے ہیں؟ مہک کے اسکول کی فیس خالدہ بھابی خود دیتی ہیں۔ منظور نے اسے ٹوکا۔ تو دے دیں سب کچھ، میں نے کب روکا ہے؟ آپ کی بہنیں، اس کی اپنی بہن سب کے پاس رہیں نہ؟ خالدہ بھابی اور مہک کی باری باری ہمارے سروں پر کیوں لا دیا سب نے یہ بوجھ؟ مصباح کی آواز اونچی ہونے لگی۔ آہستہ بولو منظور، خالدہ کی سن لینے کے خدشے کے پیش نظر کہتا۔ کیوں؟ مصباح تنگ آ گئی۔ خالدہ بھابی سن لیں گی، منظور نے دھیمی آواز میں کہا۔ تو سن لیں، میں کیا کروں مصباح؟ میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ کسی کی تفسیر بن گئی۔ بیوہ اور یتیم کی سرپرستی کا بڑا اجر ہے۔ منظور نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ سارے اجر و ثواب بس آپ ہی اپنے سر پر رکھ لینا، کسی دوسرے کو موقع نہ دینا۔ مصباح تن فن کرتی کمرے سے نکلی تو سامنے باورچی خانے کے سامنے خالدہ کھڑی تھی، جس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ ان کی ساری باتیں سن چکی ہے، مگر مصباح نے چندہ پرواہ نہ کی۔ اپنے غم میں ڈوبی خالدہ نے رمیز کے غم کو اپنے دل کے اطمینان خانے میں منتقل کیا اور خود حقیقت کی دنیا میں واپس آ کر اب مسائل کے حل کے لیے جت گئی۔ اسے سلائی نہیں آتی تھی، مگر وہ کڑھائی اور کروشیا کا کام بڑا عمدہ کرتی تھی۔ اس نے یہ کام شروع کر دیا اور ارد گرد کی عورتوں کو کہا کہ اس کے پاس کام آنے لگا، مگر یہ آمدنی اتنی نہیں تھی کہ وہ الگ گھر میں رہ سکتی۔ مصباح کا منہ اب بھی پھولا ہی رہتا تھا۔ خالدہ نے گھر کی صفائی ستھرائی سے لے کر برتن دھونے تک کا کام بھی اپنے ذمہ لے لیا تھا، مگر مصباح کے تیور پھر بھی بگڑتے ہی گئے۔ امی مجھے بینگن نہیں کھانے، مجھے پراٹھے بنا دیں، میں اچار کے ساتھ کھا لوں گی۔ مہک اسکول سے واپس آئی تو بینگن کا سالن دے کر خالدہ سے مخاطب ہوئی۔ مہک کو بینگن سے الرجی ہوتی جاتی تھی۔ مہک کبھی بہت لاڈلی تھی اپنے ماں باپ کی، مگر اب حالات سے اسے صابر اور ضبط کرنے والی بنا دیا تھا۔ وہ بینگن ہی کھا لیتی اگر اس کے بعد 8 دن تک اپنے منہ کے چھالوں کی تکلیف نہ بھگتنا پڑتی۔ مگر خالدہ کچن میں چلی آئی۔ ابھی اس نے آٹے کا ڈونگا فریج سے نکالا ہی تھا کہ صبا آئی اور اس کے ہاتھ سے آٹا کا ڈبہ چھین لیا۔ اس گھر میں ہن نہیں برستا جو ہر وقت پر پراٹھے کباب بنتے ہیں، جب سب بچے بینگن کھا سکتے ہیں تو اس مہارانی کو کیا تکلیف ہے؟ خالدہ مصباح کے اس انداز پہ جہاں کی تہاں رہ گئی۔ وہ حیرت سے مصباح کو دیکھنے لگی کہ یہ وہی مصباح تھی جو بھابی بھابی کہتے کہ نہ تھکتی تھی۔ تو پھر کیا ہوا تھا؟ ہوا تو شاید کچھ بھی نہیں تھا، بس خالدہ پر برا وقت تھا، اور سیانے ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ برا وقت لوگوں کی پہچان کرا دیتا ہے۔ برا وقت خالدہ کو بھی اپنے پرائے کی کڑی پہچان کروا رہا تھا۔ مہک ماں کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے گئی۔ امی میں سوکھی روٹی کھا لیتی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ مہک نے ماں کی حالت دیکھ کر تسلی دی تو خالدہ اسے خود سے لگا کر رو دی۔ منظور کو معلوم ہوا تو اس نے مصباح کو جواب طلبی کی۔ لگا دی شکایت آپ کی بھاؤج نے؟ مصباح آگ بگولی ہو گئی۔ خالدہ بھابی نے کچھ نہیں کہا، مجھے گڈو نے بتایا۔ منظور نے اپنے چھوٹے بیٹے کا نام لیا۔ اس کی خبر تو میں بعد میں لیتی ہوں، پہلے ان سے نمٹ لوں۔ مصباح نے دل ہی دل میں کہا۔ ہاں تو ٹھیک ہے، کہا ہے نا، کہاں کیوں رکھا ہوا ہے؟ انہیں یہاں نکالیں، انہیں ابھی یہاں سے۔ مصباح نے خوف خدا سے بے نیاز ہو کر آر پار کا فیصلہ کیا۔ دونوں میاں بیوی کی لڑائی سن کر اندر کمرے میں خالدہ اور مہک تھر تھر کانپ رہی تھی۔ مہک تو رونے لگ گئی۔ خالدہ نے روتی ہوئی مہک کو اپنے بازوں میں لیا اور چارپائی پر بیٹھ کے خود بھی ہچکیوں سے رونے لگی۔ کیسا وقت آیا تھا کہ جس عورتوں کی آنکھیں ہمیشہ اسے ادب اور عزت کے ساتھ دیکھتی تھیں، اب اس کے منہ سے ناگوار باتیں سننا پڑ رہی تھیں۔ ربا کیسی آزمائش ڈال دی ہے، بڑا مشکل ہے تیرے بندوں کا رویہ برداشت کرنا۔ خالدہ دل ہی دل میں رب سے مخاطب ہوئی۔ آپ کیوں مجھے اس طرح اکیلا چھوڑ گئے بابا؟ میں تو آپ کی بہت لاڈلی تھی، آپ کے بعد کوئی ہمارا نہیں رہا بابا۔ مہک دل ہی دل میں باپ کو یاد کر کے ماں سے لپٹ کر روتی تھی۔ خاموش کیوں نکلوں میں انہیں یہاں سے؟ منظور بھی جلال میں آ گیا، کیونکہ یہ میرا گھر ہے۔ مصباح کہاں ہارنے والی تھی، سینہ ٹھونک کر میدان میں آ گئی۔ تم بھول رہی ہو کہ اس گھر کا خریدنے میں آدھی رقم خالدہ بھابی اور رمیز بھائی نے دی تھی۔ منظور نے احسان فراموش بیوی کو مثلا پہچان کروانا چاہی تو، لیکن مصباح نے احسان مند ہونا سیکھا ہی نہیں تھا۔ تو یہ کہ اگر انہیں یہاں سے نکالنا ہے تو پہلے ان کی رقم ادا کرو، ورنہ تمہاری چیخ چیخ سے تنگ آ کر
मैं आधा घर खालदा भाभी और महक के नाम कर दूँगा। मंज़ूर ने दो टोक अंदाज़ में कहा तो मिस्बा ख़ामोश हो गई, मगर उसके अंदर लावा पकने लगा, और अंदर ही अंदर पकने वाला लावा जब उबलता है तो अपने साथ बहुत तबाही लाता है। मिस्बा की रोक-टोक मंज़ूर की गैर मौजूदगी में हद से ज़्यादा बढ़ गई। मंज़ूर की वजह से सुबह और रात को तो वो उन दोनों को दस्तरख़्वान पर बैठाने पर मजबूर थी, मगर दोपहर को तो वो उन्हें खाने भी ना देती, और दोनों वक़्त जब वो दस्तरख़्वान पर होतीं तब भी उन्हें यूँ घूरती कि दोनों बराए नाम खाना खाकर ही उठ जातीं। ख़ालदा सब सह रही थी, बस उसने महक की तालीम को लेकर उस पर कोई समझौता नहीं किया था। उसके मैट्रिक के इम्तिहान करीब थे, उस पर कभी मुसबा को तकलीफ़ थी कि महक स्कूल क्यों जाती है, हालांकि उसकी पढ़ाई पर उसकी जेब से कुछ नहीं जा रहा। कभी कभार ख़ालदा महक के साथ अपनी बहन से मिलने जाती, जो उसी शहर में रहती थी। जब वो वहाँ जाती तो मिसबा दिल ही गहराइयों से दुआ करती कि वो वहीं बहन के पास रहे, मगर बहन के हालात ऐसे थे कि वो वहाँ रात भी ना गुज़ारती। ख़ालदा अपने इर्द-गिर्द देखती तो ऐसे हर तरफ सहरा सा नज़र आता, जिसकी तपिश रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी। उस तपिश ने ख़ालदा की उदासियों में इज़ाफ़ा कर दिया था। वो यूँ खौफ़ज़दा रहने लगी जैसे कोई जंगल में तन्हा रह जाए और उसे वहाँ से निकलने का रास्ता भी मालूम ना हो। मिस्बा की ज़ुबान दराज़ी ख़ाइफ़ मंज़ूर अब कोई चीज़ उनके लिए लेकर आता तो वो छुपा कर उन्हें दे देता। अब आज भी वो ख़ालदा को कुछ रकम छुपा कर दे रहा था कि जब मिस्बा वहाँ चली आई और उसने वो दावा लिया, वो वाला मचा लिया कि अलामान, बस अब ये कसर रह गई थी, तुम्हारा खसम मर गया तो दूसरों को रिझाने लगी, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूँगी। मिस्बा बल खाए नागिन की तरह फुंकारी, मिस्बा ज़ुबान बंद करो अपनी। मंज़ूर दहाड़ा, जब ज़हन पंजर ज़मीर मर्दा और ज़ुबानें लंबी हो जाएं तो इंसान इंजाम से बाखबर हो जाता। मिस्बा भी इस वक्त अपने हर इंजाम से बाखबर होकर जब बोलना शुरू हुई तो उसके गाल पर पड़ने वाले थप्पड़ ने उसे खामोश करवाया। मंजूर ने उसे थप्पड़ मारा था। उस मंजूर ने जिसने कभी उसे गर्म निगाह से भी ना देखा था, छुआ था, आज उस मंजूर ने खालदा के लिए उसे थप्पड़ मारा था। मिस्बा ने गाल पर हाथ रखे, अब एक नफरत भरी नज़र खालदा के चेहरे पर डाली, जो आज तक आज 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 थी, हालांकि खूबसूरत थी, और वहाँ से हट गई। खालदा अपने कमरे में जाकर बेकरारी से टहलने लगी। परेशानी और ज़िल्लत के एहसास से उसके माथे पर बार बार पसीना आ रहा था, जैसे वो अपने दुपट्टे के पल्लू से पूंछ लेती थी। दूसरों को बेसुकून करने के वाले भी जालिम होते हैं, भले भले वो जिस्मानी बेसुकूनी हो या जहनी। मिसबा भी दोनों माँ बेटियों को बेसुकूनी में मुब्तला करके जालिमों की सफ़ में जा खड़ी हुई थी। हालांकि अल्लाह ने उसे अपने पसंदीदा बंदों के सफ़ में खड़े होने का एक मौका दिया था, मगर उसने ये मौका अपने हाथों से गंवा दिया था। मंजूर को किसी काम से एक हफ्ते के लिए शहर जाना से बाहर जाना, ये सुनहरा मौका मिसबा ज़ाया नहीं करना चाहती थी। आज मंजूर को गए तो हुए तीसरा दिन था जब मिसबा ने फ़ोन करके अपने बहन भाइयों और नंदों को बुलावा भेजा और फिर उनकी अदालत लगाई। मिसबा ने सारा मामला उनके सामने रखा, और ऐसे अंदाज में रखा कि जैसे मंजूर के साथ खालदा के नाजायज़ ताल्लुकात हद से बढ़ गए हैं। उसकी बातें सुन सुनकर खालदा का दिल चाह के ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। दोनों माँ बेटियां मजरूमों की तरह खड़ी थी। महक का इम्तिहानात से पहले छुट्टियां थी तो वो घर पर ही थी, रहकर तैयारी कर रही थी। हर इल्ज़ाम ने पर खालदा ठहर कर महक की तरफ देखती, जो सिर्फ ज़मीन को तक रही थी। माँ की बेगुनाही से वाकिफ़ थी, मगर कुछ भी कर नहीं सकती थी। वो गवाह थी कि रमीज़ ने जब से मट्टी ओढ़ी थी, खालदा ने उसकी यादों पर कभी गर्द तक नहीं पड़ने दी थी। हाथी के पाँव में सबको पाँव के मस्ताक किसने कभी खालदा को से सफाई न मांगी, और मिसबा की भरपूर तरफदारी की, और इन सब की शय पर मिसबा अपनी जगह से उठी और उन दोनों माँ बेटियों को धक्का देकर घर से निकाल दिया। वो जैसे गैरत से मर ही गई थी। बाहर गली में खड़े खड़े खालदा को एहसास हुआ था कि जीने के लिए बार बार मरना पड़ता है, और हर बार का ये मरना एक बार मर जाने से कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है। रिक्शे को ज़ोर से ब्रेक लगी तो खालदा चौंक कर सीधी हुई। वो कहाँ का सफ़र तय कर आई थी। वो महक को लेकर रिक्शे से उतरी। रिक्शे वाले को देने के लिए किराया भी नहीं था उसके पास। अंदर दाखिल हुई तो माजिदा घर में अकेली थी। उस वक्त खालदा और महक को अपने घर देख कर उससे थोड़ा हैरत हुई। वो तो हमेशा बताकर आती थी, माजिदा पर रिक्शे वाले को किराया दे दो। माजिदा के रिक्शे वाले को किराया देकर वापस आई तो दोनों सहनों के बीचों बीच यूं ही खड़ी थीं जैसे वो उन्हें छोड़कर आ गई हों। उसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ, मगर फिलहाल कुछ भी पूछने के बजाय आगे बढ़ी। आओ खालदा, यहाँ गर्मी में क्यों खड़ी हो? चलो महक, तुम भी चलकर अंदर पंखे के नीचे बैठो। वो दोनों को पंखे के नीचे बिठाकर उनके लिए पानी लेकर आई। दोपहर को बच्चे स्कूल से वापस आए तो सब खाना खाकर दूसरे कमरे में सस्ताने के लिए चले गए। तब माजिदा ने खालदा से पूछा तो खालदा ने रोते हुए सारी बात सब दादी माजिदा
माजदा आंसू बड़ी आँखों से उसे देखती रही, फिर उसे खींच कर अपने साथ लगा लिया। दोनों रोने लगी और काफ़ी देर रोने के बाद दोनों ने अपने चेहरे साफ किए। कोई नहीं तो यहाँ रह ले, फिर देखते हैं जो अल्लाह का करे सो हो। माजदा ने उसे तसल्ली दी, मैं तुम पर बोझ नहीं बनूँगी आपा, बस सर छुपाने का ठिकाना चाहिए, बाकी मैं मेहनत करके कुछ ना कुछ कमा लूँगी। खालिदा शर्मिंदा थी। सब हो जाएगा, तो फ़िक्र ना कर मेरी बहन। आश्ता उसके हाथों को थपकते हुए बोली, खुद तो उसके जहन जोड़ तोड़ में मसरूफ़ था। उसकी बड़ी बेटी कॉलेज जाती थी और छोटा बेटा स्कूल में था। मंजूर घर वापस आया तो सारे वाक़यात जानकर सर सल गया। घटिया औरत, तुम इतना गिर सकती हो तो मैं सोच नहीं सकता था। वो फंकारा, मगर सामने मिसबा मिसबा थी, ज़रा भी दबी नहीं। और मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे अंदर का मर्द इधर उधर मुंह मारते हुए रिश्तों का तकद्दुस भूल जाएगा। तेश के में आकर मंजूर ने मिठियों भेज लिए और गोया खुद को कंट्रोल कर रहा हो। मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, इससे पहले कि मैं कुछ कर गुजरूं। वो तिलमिलाया, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, सबको तुम्हारे करतूतों के बारे में पता चल गया है। मंजूर जैसे होरदा हो गया। इतने साल उसके साथ रहने के बावजूद उसकी बीवी उसको समझ ना सकी, उसके किरदार के हवाले से मशकूक थी, तो उससे बड़ी शिकस्त क्या होगी। न सिर्फ मस्बा खुद मशकूक थी, बल्कि सबको उसके किरदार के बारे में मशकूक कर दिया था। बीवी तो अपने शौहर की हर बात की ईमानदार होती है। तुमने मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम बगैर तहकीक के की है लगा दी। तुम्हें ज़रा खुदा का खौफ नहीं आया कि मेरे भाई की बेवा उसकी बच्ची पर क्या गुजरी होगी। मंजूर को बैन करता लहजा भी मिसबा का दिल ना नरम कसा, कुछ भी गुजरी होगी, मैं क्या करूं। मैंने तो हकीकत बयान की है और हकीकत हमेशा कड़वी होती है। मजाल है जो मिसबा अपने मौक़िफ़ से वो मेरी बहनों जैसी थी। मजदूर ने बसपा आवाज़ में कहा, मगर बहन नहीं थी। मिसबा ने उसकी बात काटते हुए तेजी से कहा, ज़रूरत पड़ी तो मैं सबको दोबारा इकट्ठा कर लूँगी। मिसबा ने ढटाई से कहा। उसकी बात सुनकर मंजूर के चेहरे पर शदीद दुख के तासरात उभरे और उसे कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। माश्ता के घर उसकी ज़िंदगी कदरे मंजम होगी। महक के मैट्रिक के पेपर्स हो गए। खालदा माश्ता के साथ घर के काम करवाने के बाद कढ़ाई और क्रेशे का काम कर लेकर बैठ जाती। माश्ता के शौहर ने तो वसत उसे मेन बाज़ार की 4-5 दुकानों से क्रोशे के गले बाजू और बैले बनाने का काम मिलने लगा। पैसे भी अच्छे मिल जाते थे। उसके अलावा मोहल्ले की औरतें भी उससे काम करवाती थी। माश्ता के घर में गुर्बत ज़रूर थी, मगर सुकून भी था। माजदा की सास भी उसी के साथ रहती थी। बड़ी नेक फितरत और अल्लाह लोग खातून थे। उन्होंने खालदा और महक को आमद पर किसी नागवारी का इज़हार न किया, बल्कि वो अक्सर खालदा की हिम्मत बांध देती थी। खालदा भी उनकी बहुत इज्जत करती। मुझे अक्सर उनके सर पर तेल डाल देती, कभी उनकी टांगें दबा देती, जिस पर खुश होकर वो खालदा को ढेरों दुआएं देती। खालदा अब कदरे मुतमिन और पुरसकून थी, मगर वो नहीं जानती थी कि बाज़ औक़ात औरत की खूबसूरती उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। उसकी भी बन गई। पहले मिसबा ने उसकी खूबसूरती से डर कर अपने शौहर को बचाने के लिए उसे बेघर किया था, और अब उसकी खूबसूरती ने उसकी बहनोई शराफत की आंखों को घेरा करना शुरू कर दिया था। उस रोज़ खालदा नहा कर निकली तो उसके लंबे बाल उसके पुश पर फैले थे। वो बरामदे में कुर्सी पर बैठकर बाल सुखा रही थी। कुर्सी से टेक लगाकर उसने अपने दोनों पाँव सामने चारपाई के ऊपर रखे थे। वो बड़े सुकून अंदाज में आंखें मूंदे बैठी थी। दुपट्टा उसके गोद में पड़ा था। घर में उस वक़्त माश्ता की सास ही थी। माश्ता की सास कमरे में लेटी हुई थी और माश्ता शायद बाजार गई थी। बाहर का दरवाज़ा खुला ही रह गया। शराफत ने कि कुछ और घर पर रह गए थे, जिन्हें लेने पर वो दोबारा घर आया। जो ही वो घर में दाखिल हुआ, उसके कदमों ने आगे बढ़ने के इनकार कर दिया। वो सब कुछ भूलकर खालदा के चेहरे को देख रहा था। वो गंग सा खड़ा महबूद सा उसे देखता रहा। उसके दिल में बेख्तियार ये ख्वाहिश उभरी कि काश फ़कत यही रुक जाए, थम जाए और वैसे ही खड़ा रहे, उसे देखता रहे। ये पहले मौका था उसने खालिदा को यूं बेहिजाब देखा था। वो खूबसूरत थी, ये बात तो उसे पता था, मगर इतनी खूबसूरत थी उसे भी अभी मालूम हुआ था। आज से पहले शायद उनके रिश्ते की नौयत ही ऐसी थी कि खालिदा कभी उससे ज़्यादा खुली मिली नहीं थी। अब किस्मत ने उसके दर पर ला डाला था। वैसे भी वो खुद को हर वक्त बड़ी सी चादर में छुपाए रखती थी। शराफत के सामने कम से कम आती थी कि कहीं ये ठिकाना भी न छीन जाए, उस पर दोबारा इल्ज़ाम न लग जाए। सालार मंजूर उस ऐसे तो नहीं फिसला होगा, ये हुस्न तो जाहिद को भी काफिर कर दे। शराफत आंखों में शैतानी चमक भर कर ज़ेरे लब बड़बड़ाया। उसकी नज़रों की तपिश का एहसास था या खालिदा की छठी हिस्स के वो एकदम सीधी हुई और सामने खड़े शराफत को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे फ़ौरन गोद में रखकर दुपट्टे को उठाकर सर से और कंधों पर डाला
और उस पर अपने गिर्द लपेट लिया। शराफत एक यकदम होश में आया, मगर उसके जज़्बात उसके चेहरे पर साफ़ पढ़े जा सकते थे जो खालिदा ने भी हरफ बे हरफ पूरी जज़्बात से पढ़े थे और अंदर से काँप उठी थी। "शराफत भाई आप" वो हल्का गई। "हाँ, मैं कुछ औज़ार लेने आया था।" शराफत अपनी नज़रें बमुश्किल उसके चेहरे से हटाईं और स्टोर रूम में घुस गया। खालिदा फ़ौरन कमरे में चली गई। ख़त्म कर दें अब उन माँ बेटी का सोग। मिसबा कमरे में आई तो मंजूर चारपाई पे जट लेटा था, छत को घूरे जा रहा था। उस रोज़ के बाद वह बहुत खामोश हो गया था। मिसबा से भी ज़रूरत वक़्त में मुखातिब कर, वह चुपचाप सा बैठा रहता था। इस पे उसे मिसबा इस सब की उम्मीद नहीं थी, मगर उम्मीद तो होती ही तो टूटने के लिए है। जब उम्मीद टूट जाती है तो इंसान भी अंदर से टूट जाता है। सो मंजूर भी टूटा था, और अब वह जड़ भी जाता तो जिस तरह शीशा जड़ने के बाद भी उसमें बाल रह जाता है, उस तरह उसके अंदर भी मिसबा की तरफ से हमेशा के लिए बाल रह जाना था। मैं अपने मरहूम भाई को रोज़े क़यामत क्या जवाब दूँगा कि मैंने उसकी बेवा और अपनी यतीम भतीजी के लिए चाहते हुए भी कुछ न कर सका। वो उठकर बैठ गया और जब बोला तो उसकी आवाज़ रन थी। मिसबा सर झटक कर कमरे से बाहर निकल गई। मंजूर बेबसी से हाथ मलने लगा। खालिदा बड़ा परेशान रहने लगी। वो शराफत की बदलती नज़रों से ख़ाइफ़ थी, मगर किसी को क्या बताती, खुद ही हत्तल मुक़द्दर कोशिश करती उसके सामने ना आए। मगर दूसरी तरफ से उसके सामने आने की शौरी कोशिशें होने लगी थी। उस छोटे से घर में वो छुपती भी तो कहाँ जाती। वो दिल ही दिल में बोलती अल्लाह से उसकी पनाह का सवाल करती थी, मगर वो क्या है ना कि शैतान को भी तो पूरी ज़िंदगी दी गई है, तो फिर वो उसी आज़ादी का इस्तेमाल क्यों ना करता। शराफत पर भी शैतान सवार हो गया था, जो उसने शराफत को खालिदा के लिए शर और आफत बना दिया था। अब शराफत नज़रों से थोड़ा आगे बढ़ा और उसके हाथों पर बहाने से छू लेता। चलते चलते उसके कंधे पर अपना कंधा टकरा देता। आज तो हद ही होगी। वो बर्ची खाने में थी, उसने पीछे से आकर अपने दोनों हाथ उसके कंधों पर रख दिए। वह तड़प कर पलटी, एकदम माजरत करने लगी खालिदा के सामने, जैसे सारा जहां घूमने लगा। माफ़ करना, मैं समझा माजता है, उसने ढटाई से कहा। खालिदा डिबडाती आंखों से उसे देख रही थी। वो छपाक से बाहर निकल गया। खालिदा कॉलेज कॉलेज फाली ज़्यादा मरीज़ की तरह खुद को घसीट कर कमरे तक आई और घट घट कर रो दी। "क्यों रो रही हो खालिदा?" माशिता की सास ने उसके पर हाथ रखा। वो पूछा तो उसने रोने में और शिद्दत आ गई। वो क्या बताती कि वो क्यों रो रही है, कैसे मुँह फाड़ के कह देती कि आपके बेटे की वजह से रो रही हूँ। फिर उस इल्ज़ाम पर वाजिदा के साथ का रवैया न जाने क्या ऐसा होता। वो यकीनन अपने बेटे की तरफदार होती। अब अगर खालिदा से ये आखिरी ठिकाना भी छीन जाता तो वो कहाँ जाती। उस खौफ के ज़ेरे असर वो लबों पर महर लगाए हुई हुई थी, मगर आंखों पे ऐसी कोई रुकावट नहीं थी। उसका दुख आंसुओं की सूरत में उसके चेहरे पर बह रहा था। माश्ता की सास की तसल्लियाँ उसे दिलासा देने के बजाय मजीद रुलाए जा रही थी। खुलदा माश्ता के घर में छुप छुप कर रहने लगी थी, मगर ये भला कहाँ तक मुमकिन था। फिर जब दूसरा फरीक मौके के नाक में रहता तो पहला बेचारा क्या करे। माश्ता अपनी सास के साथ किसी ससुराली की फौतगी पर गई थी और दोनों को सुबह वापस आना था। शराफत को ये मालूम था कि घर में खालिदा बच्चों के साथ अकेली है। शराफत ने मौका गनीमत जाना और शाम ही दुकान बंद करके घर आ गया। खालिदा बच्चों को साथ लगाए सब में सहमी हुई बैठी रही। खाना दोपहर को ही बना चुकी थी। माजिदा की बड़ी बेटी और महक को साथ लेकर वो किचन में गई और 2 रोटियां डालकर सबको खाना खिलाया। बच्चों से बर्तन धुलवाए, खुद किचन समेटा। सब काम जल्दी जल्दी मुकम्मल करके सब बच्चों को लेकर कमरे में चली गई और अंदर से कुंडी लगा ली। इस सारे अरसे में शराफत जैसे निकल जाने वाली नज़रों से घूरता रहा। कैसे गुज़रेगा गी आज की रात? अगर शराफ़त ने कोई ज़बरदस्ती की तो? कैसे गुज़रेगा मेरे बच्चे कैसे करेगा मेरे बच्चे मेरे साथ लेटे हैं। खाला दिल ही दिल में सवाल का जवाब कर रही थी। खुद ही डरती रही और खुद को हौसला देती रही। अंदर खालता दहल दहल कर सोचती रही और बाहर शराफ़त को कोफत से बेहाल होता रहा। उसने तो आज खालता को बहुत आसान शिकार समझा था। उसने सोचा था कि आज वो खालता के हुज़न को जी भर कर खराज देगा, मगर खालता ने बच्चों को ढाल बनाकर उससे के इरादों पर पानी फेर दिया था। झंझलाहट और गुस्से से शराफत का बुरा हाल था। उसकी हालत उस शख्स जैसी हो गई थी जो दरिया के किनारे पहुंचकर भी प्यासा रह गया। वो सारी रात दोनों ने जागते हुए गुजार दी। खालदा ने खौफ से बैठे दिल के साथ अल्लाह को याद करते हुए और शराफत अपने शैतानी चाल के नाकाम हो जाने का मलाल करते हुए। खालदा बहुत सहमी हुई रहने लगी है। माश्ता उसे पूछते सही कि क्या परेशानी है। माश्ता अपनी सास के सर में तेल लगा रही थी जब उन्होंने
माश्ता को मुखातिब किया, "नहीं अम्मा, ऐसा ऐसा ही कोई है, परेशानी रहती है। उसे अब है अपने हालात की वजह से रमीज़ भाई के बाद खुद को बड़ा अकेला महसूस करती है ना, इसलिए खामोश-खामोश रहती है ना।" माश्ता के लहज़े बेफ़िक्री था। "नहीं माश्ता, कोई बात तो है, उससे पूछ तो, वो बात जो माश्ता ख़ालदा की बहन होकर महसूस ना कर सकी, वो बात उसकी बूढ़ी सास का दिल बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहा था।" "अच्छा अम्मा, कर लूँगी बात।" माश्ता अपना काम मुकम्मल करके उठ गई तो उसकी सास वहीं बैठे-बैठे किसी गहरी सोच में गुम हो गई। फिर माश्ता तो घरेलू मसरूफियात की बिना पर ये बात भूल गई, मगर उसकी सास ने ना सिर्फ ये बात याद रखी बल्कि खालिदा की परेशानी की जड़ तक पहुँचने के लिए उस पर नज़र में रखने लगी। खामोश नज़र पर दूसरों को महसूस ना होकर मगर बहुत सारी हकीकतें खोज लें। कई रोज़ की खामोशी निगरानी के बाद खालिदा की परेशानी की वजह जो माजिदा की सास के सामने आई, उसने हज़बात खुद उसे परेशान कर दिया था। "मेरे गुमान भी तो हो सकता है ना, हो सकता है मैं ही गलत समझ रही हूँ। माँ थी ना, अपना बेटा मुजरिम नज़र आया तो यकीन नहीं आ रहा था। अभी वो यकीनी बेयकीनी की कैफियत में ही डोल रही थी कि शराफ़त उसकी हरकत उसके गुमान पर यकीन की मोहर साबित कर दी।" माजिदा ने अपनी बेटी और महक के साथ बाजार गई थी और दोनों बेटे स्कूल गए हुए थे। खालिदा मशीन का घर भर के कपड़े धो रही थी। धोने के साथ साथ वो कंकालने हुए कपड़ों को सिखाने के लिए छत पर डालने भी जा रही थी। माजिदा की सास ऊपर स्टोर में कुछ तलाश करी थी। खालिदा धुले हुए कपड़े का टब लेकर सीढ़ियाँ चढ़ रही थी जब शराफत चोरों की तरह घर में दाखिल हुआ। घर की खामोश फिज़ा ने उसे 1 मिनट में बता दिया कि घर खाली है। उसने बाहर के दरवाजे को कुंडी लगाई, कमरों में झाँक कर अम्मा और माजिदा की गैर मौजूदगी की तस्दीक की और दबे पाँव सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। वो आज तक कुदरत ने खूब मौका दिया है, शराफत ने कमीनगी से सोचा। खालिदा इत्मीनान से कपड़े तार पर फैला रही थी। उसने दोनों बाजुओं ऊपर उठाए और शराफत ने पीछे से जाकर उसको अपने शिकंजे में कस लिया। खालिदा के मुंह से ज़ोरदार चिकनी ने हाथ में पकड़ी गीली कमीज़ नीचे कर मिट्टी में लथड़ गई और फड़फड़ाने लगी। "छोड़ दें शराफत भाई, अल्लाह के वास्ते।" वो तड़पी। "कैसे छोड़ दूँ? इतने दिनों से मौके की तलाश में था।" वो उसे घसीट कर शोरूम की तरफ ले जाने लगा। शराफत की माँ चीख सुनकर हड़बड़ाई और जितनी देर में वो चप्पल पहनकर शोर के दरवाजे तक आई, शराफत खालिदा को शोरूम के दरवाजे तक ले आया था। उससे पहले कि वो दरवाज़ा खोलता, उसकी माँ ने अंदर से स्टोर का दरवाज़ा खोला और शराफत को खालिदा को चीरते देखकर साकत रह गई। मगर ये सिर्फ एक लम्हे की बात थी। अगले ही पल वो चप्पल की तरह चील की तरह झपटी और खालिदा को उसके शिकंजे से छुड़वाती हुई छुड़ाकर ले गई। ना जाने इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी उन बूढ़े वजूद में। "तो है तुम पर कि तुम मेरी औलाद हो।" अम्मा ने शराफत को देखकर थूक दिया जिसका हलक खुश हो चुका था। वो फक चेहरे के साथ खड़ा था। शराफत ने जल्दी से खुद को पर काबू पाया। माँ की आंखों में अपने लिए नफरत देखकर भर पा पड़ गया। "इस 2 टके की औरत के लिए अपने बेटे को थूक रही हो।" वो घुर्राया। "औरत 2 टके की नहीं होती, ये तो अनमोल होती है। तुम जैसे मर्द होते हैं जिनकी औकात 2 कौड़ी की भी नहीं होती। जा दफ़ा हो जा, मेरी नज़रों से दूर हो जा।" अम्मा फंकारी। अम्मा का जलाल रूप देखकर शराफत वहीं से पलट गया। "उठ मेरी धी, उठ।" माजिदा की सास उसको झुककर बलकती खालिदा के सर पर हाथ रखा। हालाँकि मुशफ़क़ाना सलूक ने उसके अंदर का गम सैलाब फूट पड़ा। उसके ज़ब्त के सारे बंधन टूट गए थे। उसके जिस्म पर लर्ज़ तारी था। काफ़ी देर वो रोने के बाद उसके हवास बहाल होने लगे। अम्मा ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और नीचे ले आई। "माश्ता, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि शराफ़त ऐसा करेगा।" माजिदा की सास ने उसे सारी बात बताने के बाद को क्या कहा जवाब अपने आंसू साफ़ कर रही थी। "अम्मा, मुझे तो दुःख है इस बात का है कि मेरी बहन मेरे ही घर में गैर महफूज़ रही और मुझे खबर तक नहीं हुई। आप ठीक कहती हैं कि खालिदा सहमी-सहमी रहती है। मैंने तो तवज्जो ही ना दी।" माजिदा फपक कर रो दी। अब तो रोना रोने से मसला अब तो रोने से मसला हल नहीं होगा। हम दोनों मिलकर कुछ सोचते हैं। अब इसका तो कोई पक्का बंदोबस्त करना पड़ेगा। मर्द एक दफ़ा ज़लालत पर उतर आए तो फिर उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। बूढ़े लहजे में तजुर्बे की पुख्तगी थी। "अम्मा, अब हम क्या करेंगे?" माश्ता ने परेशानी से पूछा। "पुत्र, मुझे लगता है इस मसले का हल खालिदा की शादी है, उसकी दूसरी शादी करवा देते हैं। मैं किसी अच्छे आदमी से माजिदा की सास अच्छे आदमी से।" माजिदा की सास ने गहरा साँस भरकर उसे मुस्तकिल हल समझाया। "ये इतना आसान नहीं है अम्मा। अव्वल तो खालिदा नहीं मानेगी और अगर मान भी गई तो अच्छा आदमी मिलेगा कहाँ जो उसकी बच्ची के समेत कबूल करेगा।" माजिदा ने मायूस और परेशानी के लिए मिले जुले जज्बात में घर कर कहा।
گر کر کہا، اللہ بہتر کرے گا، تو پریشان نہ ہو۔ اس کی ساس نے تسلی دی، اماں اللہ نے مرد کو عورت کو محافظ بنایا ہے، تو پھر یہ مرد محافظ کے درجے سے اتر کر لٹیرے کیوں بن جاتے ہیں؟ ماجدہ کے اس سوال کا اماں کے پاس کوئی جواب نہ تھا، سو اب چپ چاپ خاموش سے آسمان کو تکتی رہی۔ پھر اماں اور ماجدہ جیسے خالدہ کا سایہ بن گئی اور ساتھ ہی ساتھ اس کی شادی کے لیے بھی کوشش کرنے لگی۔ ماجدہ مجھے معاف کر دینا، میری وجہ سے تمہیں تکلیف ہوئی۔ جب خالدہ کو پتہ چلا کہ ماجدہ سب کچھ جان چکی گئی ہے تو اس نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ بس کر جا خالدہ، شرمندہ تو میں ہوں جو اپنے گھر میں تمہاری حفاظت نہ کر سکی۔ ماجدہ نے اس کے بندھے ہاتھ کھول کر اپنے ہاتھ میں پکڑے اور پھر دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر رو دی۔ خالدہ، میں جانتی ہوں تمہیں رمیز سے کتنی محبت تھی اور ابھی تک ہے، مگر اب میں جو بات کروں گی اسے دھیان سے سننا، اپنے موجودہ حالات کو پیش نظر رکھ کر سوچنا۔ ماجدہ نے تمہیدیں باندھ دی۔ کیا ہوا ماجدہ؟ خالدہ ماجدہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہوئی۔ اماں کا خیال ہے تمہاری دوسری شادی کر دی جائے۔ ماجدہ نے جیسے خالدہ کے اوپر بم پھوڑ دیا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے مہک میری بچی؟ خالدہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں گویا ہوئی۔ خالدہ، اماں نے اور میں نے یہ فیصلہ بہت سوچ کر کیا ہے۔ ہم تمہیں دنیا کی نظروں سے بچانے کے لیے مضبوط سہارا چاہیے، اور ان حالات میں جب ہمارے گھر ماں باپ زندہ ہیں اور میں نہ ہی کوئی بھائی ہے، تو تمہیں محفوظ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہمارے سمجھ میں آیا ہے۔ خالدہ کی آنکھیں برس رہی تھیں، اس کی زندگی میں وقت بھی آنا تھا کہ اسے عزت بچانا مشکل ہو جاتا۔ میری مہک، ان دو لفظوں میں فکروں کا ایک جہاں آباد تھا، جانتی ہوں، اس لیے اماں کوئی ایسا رشتہ تلاش کر رہی ہیں جو تمہیں مہک سمیت اپنائے گا۔ بس تمہاری رضامندی درکار ہے تاکہ اماں اپنی کوشش کو سنجیدگی سے آگے بڑھائیں۔ خالدہ کے اختیار میں صرف رونا تھا، سو وہ رو رہی تھی۔ تم اچھی طرح سوچ لو، پھر بتانا کیا فیصلہ ہے تمہارا۔ ماجدہ چلی گئی اور خالدہ جیسے لا یقینی سوچوں کے دھارے میں بہتی کسی رکاوٹ سے ٹکرا کر چونک گئی۔ میری بیٹی کی شادی کی عمر ہے؟ ہاں تو 20 سال کی عمر میں اماں نے ہمیں بیاہ دیا تھا، 15 سال کی تیری بیٹی ہے تو خود 36 سال کی ہے، کوئی بڑی تو نہیں۔ آج شرافت بھائی کی بری نظر مجھ پر پڑی ہے، کل کو اگر مہک بس اس سے آگے وہ کچھ سوچ بھی نہ سکی۔ فصل کی حفاظت کے لیے کھیت کے گرد باڑ لگانی پڑتی ہے۔ باڑ لگانے کی کوشش میں اور اپنی بیٹی کو محفوظ کرنے کے لیے خالدہ نے وہ فیصلہ کر لیا جو عام حالات میں شاید اس کی سوچ سے بھی نہ گزرتا۔ وہ اپنی زندگی آنکھوں میں اپنے مردہ خواب لیے ان کی روشن تعبیر کا انتظار کرنے لگی۔ تو یہ تھا آج کے ناول کا فرسٹ پارٹ کا اینڈ۔ ہم اس کا سیکنڈ پارٹ پڑھیں گے جو ہوگا اس کا لاسٹ پارٹ کل۔ آپ کو کیسا لگا اس کا فرسٹ پارٹ کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا، اور جس نے ابھی تک میرا چینل لائک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب میرا چینل، آلسو پریس دی بیل آئیکن۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل اس ناول کے سیکنڈ پارٹ سے۔ اللہ حافظ۔